ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अगला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है वो है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आप इसके कंटेंट्स देखें, इसमें और कुछ चीज़ें गलत लिखी हुई है, मिस्टेक्स है, वो भी मैं सही करवाता हूँ। ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स ये तो हमने पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फिर नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये नोमेनक्लेचर भी कल डिस्कस हुआ था, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस का। बेंजीन ये आगे टॉपिक आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन ये भी टॉपिक आएगा। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन्स एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ये हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसके बाद डिस्क्राइब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, ये हमने कल डिस्कस किया था। डिफाइन फ्री रेडिकल इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन, ये अभी का टॉपिक है जो अभी डिस्कस होगा, अंडरलाइन कर लेता हूँ। Describe the mechanism of free radical substitution in alkanes exemplified by methane and ethane, ये भी का टॉपिक है, इसी के साथ डिस्कस होगा। Explain the IUPAC nomenclature of alkenes, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। Explain the shape of ethane molecule, ये असल में ईथीन है, ठीक है। कभी कभार जब हम टाइप करते हैं लैपटॉप में, आई हैव बीन सीइंग इट, तो हम जब ईथीन टाइप करते हैं कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली ईथेन कर लेता है गलती से बाय डिफॉल्ट, तो ये मिस्टेक है। एक्सप्लेन द शेप ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई कार्बन टू कार्बन बॉन्ड, इसलिए कि ईथेन में तो पाई बॉन्ड्स होते नहीं, ईथीन में होते हैं। तो ये लफ्ज़ जो है ये असल में है ईथीन, ये हम सही कर लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स एज एग्जाम्प्लीफाइड बाय ईथीन अगेन, कि अल्कीन्स में ईथेन आता नहीं है, ईथीन ही अल्कीन है, इसकी रिएक्टिविटी ये भी डिस्कस होगी। Define and explain with suitable examples the terms isomerism and structural isomerism, ये हमने isomerism के types में डिस्कस किया है। Explain dehydration of alcohols and dehydrohalogenation of alkyl halide for the preparation of ethene है, अगेन ये ethene की दो preparations हैं, ये हमने अभी डिस्कस करने आज। Then describe the chemistry of alkenes by the following reactions of ethene, ये सही लिखा है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रेशन, हेलोजनेशन, ये वगैरह ये कल के लेक्चर में होंगे। तो आज जो मैंने अंडरलाइन किए ये टॉपिक्स डिस्कस होंगे, तो कई पर गलती से ईथेन लिखा है ईथीन की जगह। हम स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन से। वो सी व्हाट इज फ्री रेडिकल। कि क्लोरीन के पास, क्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, ग्रुप 7 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 में हेलोजन्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो ये शेयर कर रहा है अगले क्लोरीन के साथ। अब अगले क्लोरीन में अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, दरमियान में ये एक बॉन्ड बन रहा है, क्लोरीन टू क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है। तो एक रिएक्शन में जब ये दो क्लोरीन्स अलग होंगे, जब ये दो क्लोरीन्स अलग होंगे, तो ये क्लोरीन अलग हुआ, अगला क्लोरीन अलग हुआ, तो इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा, अनपेयर्ड आएगा। एक इलेक्ट्रॉन इनमें अनपेयर्ड प्रोड्यूस होगा। अनपेयर्ड कैसे प्रोड्यूस होगा? आप पहले क्लोरीन को देखें, क्लोरीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आया। अगले क्लोरीन में 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से पेयर के फॉर्म में थे, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आया, कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आया, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आया। कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे ये क्लोरीन फ्री रेडिकल होगा। इस क्लोरीन को जो कि फ्री रेडिकल के फॉर्म में है, हम इसे यू शो करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन से शो करते हैं जो अनपेयर्ड, बाकी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम शो नहीं करते हैं। लिहाजा ये फ्री रेडिकल्स होंगे, फ्री रेडिकल।
आप सामने देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है, एन एटम मॉलिक्यूल और आयन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज फ्री रेडिकल। तो दोनों क्लोरीन्स फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब इनमें से कोई एक फ्री रेडिकल में या शो करो, सपोज एक फ्री रेडिकल में शो कर रहा हूं। फ्री रेडिकल का इनिशिएट होना, जनरेट होना, इस रिएक्शन को हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन। आगे होगी प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में देखिए क्या हो रहा है, ये एक फ्री रेडिकल मीथेन के साथ रिएक्ट कर रहा है, CH3 विद H, इट इज CH4 इनफैक्ट, ये CH4 है, ये मीथेन है। सो मीथेन रिएक्ट्स विद दिस फ्री रेडिकल। अब इस मीथेन में जो दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, ये एक बॉन्ड बनेगा। अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन के पास पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ से पिक करके ये देखिए HCl बना रहा है, HCl, ये HCl बनेगा। जो पीछे CH3 रह गया, CH3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री क्रिएट होगा, तब ये भी एक फ्री रेडिकल बनेगा। इस स्टेप को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। अब इस प्रोसेस प्रोपेगेट हो रहा है, एक फ्री रेडिकल ने दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट किया, सो दिस प्रोसेस इज प्रोपेगेटेड। प्रोपेगेशन हो रही है। अब समझ CH3 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से, जो पहले से इसने बॉन्ड में लिया था, वो कार्बन का फोर्थ, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब जो दूसरा फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल, मैं इसे ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ, ये फ्री रेडिकल आकर इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये दो फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए CH3 है, मैं CH3 इस तरह शो करता हूँ, CH3, इसके पास इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन के पास इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन जाएगा। हर बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। ये कंपाउंड कहलाएगा मिथाइल क्लोराइड। इस स्टेप को कहते हैं टर्मिनेशन। आपकी बुक में ये तीनों रिएक्शंस दिए होंगे, आपने समरी बस यही याद रखनी है। सबसे पहले क्लोरीन्स अलग हुए, 2 फ्री रेडिकल्स क्रिएट हुए। एक फ्री रेडिकल ने मीथेन के साथ रिएक्ट करके मिथाइल फ्री रेडिकल क्रिएट किया और HCl प्रोड्यूस किया, उस स्टेप को प्रोपेगेशन का। अगले स्टेप में अगले फ्री रेडिकल ने मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके मिथाइल क्लोराइड बनाया, ये बना मिथाइल क्लोराइड। तो अब तक हमारे पास क्या बना है, मिथाइल क्लोराइड बना है, CH3 Cl बना है, इट इज मिथाइल क्लोराइड। अगर यही प्रोसेस आगे चलता रहे तो मिथाइल क्लोराइड के हाइड्रोजन्स रिप्लेस होते जाएंगे क्लोरीन से। इफ these reactions continue, then many new products are produced। अब क्या नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, मैं यहाँ पर क्लोरीन को अलग कलर से शो कर लेता हूँ। अब क्या अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो प्रोडक्ट्स आप देखते जाएं। अगले स्टेप में ये होगा कि या एक और हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होगा, तो क्लोरीन क्लोरीन
ये डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा, इट इज डाइक्लोरोमीथेन। इससे अगले स्टेप में एक और हाइड्रोजन, वो क्लोरीन से रिप्लेस होगा नेक्स्ट स्टेप में। अभी बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये एक एमसीक्यू पॉइंट भी है इसलिए कि ट्राइक्लोरोमीथेन को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब बार बार क्लोरोफॉर्म सुनते हैं, सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इससे अगले स्टेप में क्या हो सकता है, नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है वो भी क्लोरीन से रिप्लेस हो सकता है, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल आकर इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है वो ये बनेगा कि कार्बन के चारों तरफ क्लोरीन्स ही मौजूद हो। इट बिकम्स टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन ये बन जाएगा। तो ये है फ्री रेडिकल इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। इसके बाद मिथाइल क्लोराइड बना। अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो आगे के हाइड्रोजन्स भी क्लोरीन से रिप्लेस होते जाएंगे, डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन बन सकता है। सिलेबस में अगला टॉपिक था शेप ऑफ इथीन मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड पाई कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, कहाँ एक्सप्लेन किया था, टॉपिक ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो लिहाजा मैं यहाँ सिर्फ इसकी शेप बता देता हूँ कि sp2 से इथीन कैसे बनता है। मैंने बताया था कि एक कार्बन में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, sp2 sp2 sp2, ये 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स हो गए, sp2 sp2 sp2। हर एक में एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल अनमिक्स्ड अनहाइब्रिड इसमें मौजूद होता है, 2pz। एक और अगर आप इस तरह का कार्बन कंसिडर कर ले, एक और कार्बन हम इस तरह का कंसिडर करते हैं, इसमें इसी तरह 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो, तो देखते हैं कि इथीन कैसे बनता है। ये कार्बन sp2 sp2 sp2, इथीन कैसे बनता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, शेप क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये भी क्लियर होगा आपको। देखिए एक sp2 इसके साथ ओवरलैप करेगा, इस कार्बन का sp2 इसके sp2 के साथ ये दरमियान में एक लीनियर ओवरलैप करेगा, इससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर इसका sp2 होगा विद इलेक्ट्रॉन, sp2 होगा विद इलेक्ट्रॉन, और एक अनहाइब्रिड 2pz। अब एक तो दरमियान में कार्बन्स के दरमियान sp2 लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना। यहाँ पर हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बने। मगर 2pz के दरमियान पैरेलल ओवरलैप होगा, या इसे हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैप। ये दोनों आपस में सिर्फ पैरेलल हैं, इनके दरमियान पैरेलल ओवरलैप होगा। मैंने बताया था ऑर्बिटल्स क्लाउड्स की तरह होते हैं,
इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जिस तरह क्लाउड्स मिक्स होते हैं उस तरह से ऑर्बिटल्स मिक्स हो सकते हैं। अगर लीनियरली ओवरलैप हो तो सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज ओवरलैप हो तो पाई बॉन्ड बनता है। तो 2pz के दरमियान एक पाई बॉन्ड बनेगा। अब बॉन्ड्स क्या बने ये समरी आप देख ले। इस तरह से आप बता सकते हैं कि दो कार्बन्स के दरमियान सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड बना। सिग्मा बॉन्ड को मैं ब्लैक कलर से शो कर लेता हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड। फिर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। और दो कार्बन्स के 2pz के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना। तो ये एक पाई बॉन्ड है, बाकी सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा न्यूक्लियस से अवे होते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है, सो दे आर स्लाइटली मोर फ्री टू मूव, मोर फ्री टू रिएक्ट। अब बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, बॉन्ड एंगल आपने याद रखना है 120 का बॉन्ड एंगल बन रहा है और ट्रायंगुलर शेप बन रही है, ट्रायंगुलर शेप या ट्राइगोनल प्लेनर ये शेप बन रही है इथीन मॉलिक्यूल की, इट इज इथीन। तो आपने याद रखना है कि इथीन बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। इसमें बाकी सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है, एंड दैट पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पांसिबल फॉर इट्स रिएक्टिविटी। शेप इसकी ट्रायंगुलर या ट्रायगोनल प्लेनर हम इसे कहते हैं। बॉन्ड एंगल इज 120। Structure and reactivity of alkenes as exemplified by ethene. Since we just discussed कि कार्बन टू कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ, सिग्मा 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 सिग्मा। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से न्यूक्लियस से दूर होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स। And these pi electrons make ethene highly reactive. These pi electrons, they are less tightly bound by nucleus, so they are more freely available for reaction, more freely available for reaction, and hence make ethene more reactive, and hence make ethene more reactive. ईथीन इसलिए समझना ज़्यादा अहम है कि आगे जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बार बार ईथीन के साथ हम कंपेयर करते जाएंगे, इसलिए कि बेंजीन में भी कार्बन्स के दरमियान ऑल्टरनेटिंग डबल सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का तस्वीर कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस tightly bound by nucleus, so they are more freely available for reaction and hence make ethene more reactive. इसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस का अटैक आसानी से हो सकता है। कैसा सब्सटेंस जिसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल उसकी तरफ से आसानी से अटैक हो सकता है। सो आप क्या कह सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड a site for attack by electrophile. Electrophilic reactions ये ज़्यादा इसीलिए शो करते हैं। What is electrophile? A substance that is deficient in electrons is electrophile, और उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो। A substance that is deficient in electrons and is more in need of electrons, is more in need of electrons.
So if you're asked why is ethene more reactive, it is because of the presence of pi electrons. Why? Because pi electrons are less tightly bound. They're freely available for reaction. They make ethene more reactive and they provide a site for attack from an electrophile. इथीन के दो प्रिपरेशंस का तस्करा है सिलेबस में. एक डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डी मींस रिमूवल, रिमूवल. हाइड्रो मींस वाटर का रिमूव करना. हेलोजिनेशन मींस हेलोजन का रिमूव करना. अल्काइल हैलाइड एक ऐसा सब्सटेंस है इसमें अल्काइल ग्रुप होगा और हेलोजन होगा. ये है अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड्स अलग से चैप्टर है. इसमें बाकी सारा अल्काइल पार्ट है, जो ब्रोमीन है वो हेलोजन है, हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड. जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा? ये H इस OH के साथ मिलकर रिएक्ट करता है और ये बनाते हैं वाटर. तो ये डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर निकल जाएगा. नेक्स्ट ये K और ये Br रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं KBr. तो पोटेशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके KBr बना देगा, HOH के साथ मिलकर के वाटर बना देगा. अब जो Br और हाइड्रोजन जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर और यहाँ पर इन ये जो बॉन्ड्स बना रहे हैं, इन बॉन्ड्स में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का था. हाइड्रोजन और ब्रोमीन तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले जाएंगे, हाइड्रोजन और ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले जाएंगे. पीछे जो दो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का रह जाएगा. ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक और बॉन्ड बनाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर यहाँ पर एक और बॉन्ड बनाएंगे. क्या बॉन्ड बनेगा? इंटरेस्टिंग, आप देख लें क्या बॉन्ड बनेगा. कि ये कार्बन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन विद हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन. जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा. तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? पहले ये अल्काइल हैलाइड था, अब ये स्ट्रक्चर बनेगा इथीन, इथीन बन जाएगा. आपने पूरा मैकेनिज्म के साथ अगर इस तरह समझना है रिएक्शन, तो आपको कंसेप्चुअली याद रहेगा. अब इस रिएक्शन में देखिए क्या हुआ. इस रिएक्शन में KBr के साथ मिलकर पोटेशियम ब्रोमाइड बना रहा है, HOH के साथ मिलकर वाटर बना रहा है. जो कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह जाएंगे, जहाँ से ब्रोमीन और हाइड्रोजन स्केप हो रहा है, वो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक और बॉन्ड ऐड कर लेंगे, तो ये स्ट्रक्चर इथीन बन जाएगा. इसे कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड से वाटर निकल रहा है, ब्रोमीन और हेलोजन निकल रहा है, तो इसीलिए हम इसे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं. नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स. एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से भी इथीन बनता है. आज का हमारा लास्ट रिएक्शन होगा, बहुत सिंपल रिएक्शन ये भी, मगर हम डिफरेंट एसिड्स के लिए अलग अलग पढ़ेंगे. पहले एक जनरल रिएक्शन आप देख लें. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, एल्यूमिना की प्रेजेंस में 340 से 450 डिग्री सेल्सियस पर यह रिएक्शन होगा. एक एल्कोहल आपके सामने है, ये एल्कोहल, इस एल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी, यानी इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो एक इथीन बन जाएगा. बहुत सिंपल. अब पहले इसमें देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस हाइड्रोजन का है, एक इस OH का है. HOH आपस में स्केप कर जाएंगे, यहाँ पर आकर H2O बना लेंगे, वाटर बना लेंगे. ठीक है. यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे, तो दो कार्बन्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन जाएगा. ये होगा का R
कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इनके दरमियान ये एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इथीन बन जाएगा, इथीन। रिएक्शन बहुत सिंपल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो रही है, अल्कोहल से वाटर निकला तो एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन एक डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में यानी इथीन में कन्वर्ट हुआ। अब नीचे एक सेंटेंस लिखा है कि आप एल्यूमिना की बजाय ये कंपाउंड यूज कर सकते हैं, फास्फोरस का ऑक्साइड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, फास्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं, दे कैन ऑल बी यूज फॉर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट एक एमसीक्यू पॉइंट है, कौन सा एल्कोहल ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेट होता है, किसका रिएक्शन ज़्यादा इजी होगा डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन? देखिए टर्शरी अल्कोहल्स ज़्यादा इजीली ये रिएक्शन शो करते हैं, टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन ज़्यादा इजी, सेकेंडरी से सेकेंडरी का रिएक्शन ज़्यादा इजी है प्राइमरी अल्कोहल से। पहले आपने समझना कि व्हाट इज़ टर्शरी अल्कोहल, व्हाट इज़ सेकेंडरी अल्कोहल, व्हाट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, ये आप वहाँ पर भी पढ़ेंगे अल्कोहल्स के चैप्टर में। पहले मैं यहाँ पर भी डिफाइन करता हूँ। सो यहाँ पर क्या लिखा है कि द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल्स इज इन द ऑर्डर, टर्शरी अल्कोहल्स का रिएक्शन ज़्यादा इजी होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज़्यादा इजी होगा प्राइमरी अल्कोहल से। हर एक रिएक्शन कैसे इजी होगा ये अब आप देख ले, वही रिएक्शन रिपीट होगा। ये जो अल्कोहल है ये कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर किसी अल्कोहल में, देखिए अल्कोहल आप इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें OH मौजूद है, अगर किसी अल्कोहल में जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, ये कार्बन अगर एक और कार्बन के साथ अटैच्ड हो, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। मैं प्राइमरी अल्कोहल को अलग से डिफाइन करता हूँ। ये प्राइमरी अल्कोहल है। सो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल, कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो अल्कोहल in which carbon of OH is bonded to one more carbon. अभी मजीद आपको क्लियर होगा जब आप सेकेंडरी अल्कोहल देखेंगे। देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल, अब इस अल्कोहल का फर्स्ट अल्कोहल के साथ हम डिफरेंस देखते हैं। इसमें जिस कार्बन के साथ OH लगा है ये दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। सो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? Alcohol in which carbon of OH is bonded to two more carbons. Alcohol in which carbon of OH is bonded to two more carbons. अब टर्शरी अल्कोहल देख लें। इस केस में जिस कार्बन के साथ OH बॉन्डेड है ये तीन और कार्बन के साथ बॉन्डेड है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन यहाँ पर होगा, R की जगह कार्बन, तो डायरेक्टली ये तीन के साथ बॉन्डेड है, ये कहलाएगा टर्शरी अल्कोहल। So this alcohol in which carbon of OH, in which carbon of OH is bonded to three other carbons, to three other carbons.
हमने कहा कि टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा आसानी से रिएक्शन शो करता है। अब देखते हैं, जब प्राइमरी अल्कोहल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल, तो उस केस में 75% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, यानी ज़्यादा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। 140 to 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, HOH के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बना लेगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ का कार्बन का इलेक्ट्रॉन और यहाँ के कार्बन का इलेक्ट्रॉन आकर डबल बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ पर एक अल्कीन बनेगा। अल्कीन कंपाउंड देखिए इस तरह से बन जाएगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक कार्बन का, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, OH अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आकर यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे। अगला रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल में आप देख ले, लेस ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, लेस स्ट्रॉन्ग कंडीशंस चाहिए। सेकेंडरी अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड 75% की बजाय 60% कंसनट्रेटेड होना चाहिए, टेम्परेचर भी कम होनी चाहिए 100, तो लेस जो है माइल्ड कंडीशंस पर ये रिएक्शन बहुत आसानी से होगा। अगेन वही रिएक्शन है, HOH के साथ निकल कर वाटर बना देगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन या का इलेक्ट्रॉन, H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, OH अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, या एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ओवरऑल ये एक अल्कीन बन जाएगा, RCH CH3, यहाँ पर ये एक डबल बॉन्ड बना। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए टर्शरी अल्कोहल है, नेक्स्ट टर्शरी अल्कोहल, इसमें रिएक्शन देखिए मज़ीद आसानी से होगा, इसलिए कि मज़ीद लेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए 20%, और 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगा। तो जितना अल्कोहल आगे मूव करता जाएगा इन टर्शरी स्टेज पर, उतना ही रिएक्शन ज़्यादा आसान होगा। अब यह रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ पर हम यह फोकस करते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन्स और OH अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएंगे, ये बना लेंगे H2O, या का इलेक्ट्रॉन आकर ये डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये एक अल्कीन बन जाएगा, RCCH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, तो एक अल्कीन बन जाएगा। इस तरह से ये दो रिएक्शंस प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के दिए हैं। आपने सारे रिएक्शंस नहीं सीखने, आपने बस दो रिएक्शन सीखना है। एक डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का ये रिएक्शन, इसकी कंडीशन याद रखें कि अल्कोहल की प्रेजेंस में हो रहा है। दूसरा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का पहला रिएक्शन। बस बाकी आपने बस इतनी स्टेटमेंट याद रखनी है कि टर्शरी अल्कोहल्स का रिएक्शन ज़्यादा इजी होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज़्यादा इजी होगा प्राइमरी से। मज़ीद ये रिएक्शन दोनों की कंडीशन याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो, मैंने वैसे ही आपको एक्सप्लेन किए मैकेनिज़्म समझाने के लिए। तो याद तक आज आपने देखना है, यही स्लाइड्स आपके साथ शेयर होंगी, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप ने सिलेबस में इस चैप्टर में क्या क्या देखना है।